चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। वैचारिक स्पष्टता बेहद जरूरी है, जिसका इशारा वकील साहब ने अभी किया और चवरिया साहब ने किया। तो किससे खतरा है? सवाल तो ये है ना, अगर चुनौतियां हैं तो किससे चुनौती है? भारत में लोकतंत्र, चुनौतियां और समाधान। हम चुनौती में बोलेंगे, समस्या बता देंगे, समाधान आप ढूंढ लेंगे। सीधा सीधा कहिए नहीं कि भारत में जो ये चुनौती है, जो खतरा है संविधान पर और देश पर, सबसे पहले नेशन, राष्ट्र, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, देन डेमोक्रेसी। तो खतरा जो है किससे है? सीधा और सीधा आरएसएस बीजेपी से खतरा। और किससे खतरा? ये कहने में क्यों आप नहीं करते? ये बाहर पार्टी की लड़ाई है। अगर आरएसएस का एक आदमी मुझे बता दे कि उसका ऑफिस पर तिरंगा झंडा कब लगा है? जब संविधान लागू हुआ था, क्या उन्होंने वेलकम किया था? नहीं। क्या संविधान को माना था? बंच ऑफ थॉट में क्या है? और आप लोग को, हम लोग को ये बात नहीं समझ में आती है, तो हम उस कुल्हाड़ी की तरह है कि कुल्हाड़ी से जंगल कट रहा था, लेकिन ये खुश था कि उसमें लगा हुआ डंडा हमारा ही तो है। अरे मेरे जात का ही, मेरा घर का ही कोई ऐसा प्रधान तो है, पिछड़ा प्रधानमंत्री, बहुत पिछड़ा, लोगों को बहुत खुशी हो रही थी, अरे ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी। तो लग रहा है डंडे, खुश रहो, तू बेट हमारा ही है, डंडे लग रहे हैं। एक कमीशन बता दे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, एक कमीशन ओबीसी के लिए ही, मोदी जाति के लिए। अडानी साहब को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो वैसे लोगों को इंक्लूड कर रहा हूं जो कमजोर तबके के। एक कमीशन बनाया हो, चुनौती दे रहा हूं। तो ये स्पष्टता, अगर देखिए, चुनाव तो आते जाते रहता है, चुनाव तो हर 5 साल में आते रहता है, लेकिन राजनीति और वैचारिक विमर्श, वैचारिक राजनीति तो रोज होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि अमुक दल, अमुक पार्टी आपके हितों की, आपके बच्चों के हितों की, आपके समाज के हितों की हत्या कर रहा है, हत्या करने वालों में शामिल है, तो सबसे पहले उसका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। ये जमदेव बाबू की धरती है, बगल नहीं रहती। तब एक कोई मुरेठा बांध लेता है, कहता है कि सारा कुशवाहा हम ही को वोट देगा। अब क्या कीजिएगा? अब मुरेठा किसके, कौन से खंड में जाके बैठा हुआ है? एक कुशवाहा कमीशन ही बना लेते भाई, क्या कोई मना किया? घर घर जाके ये बात हमें समझानी है। वो व्यक्तिगत मुक्ति के लिए आदमी लड़ रहा है, कोई वैसे लोग। हमारे लिए व्यक्तिगत मुक्ति जरूरी नहीं, हमारे जैसे लोगों के लिए सामूहिक मुक्ति जरूरी है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि सार्वजनिक संस्थाएं, मैं देख रहा था, लाइब्रेरी है, मैं ध्यान से देख रहा था, और सब कुछ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऊपर नीचे सब देख रहा हूं। तो व्यक्तिगत मुक्ति वाला आपको चाहिए कि सामूहिक, ये तो तय करना पड़े, समाज तय करेगा। मैं किसी जात की बात नहीं करता, मैं जमात की बात करता हूं। अब चलिए थोड़ा सा लिए चलता हूं नवंबर 1949, जब संविधान सभा में 2-3 भाषण में ढूंढ के लाया कि मैं चल रहा हूं कि बुद्धिजीवियों के बीच बोलना है, खाली नारेबाजी करने से कुछ बात तो बनेगी नहीं, पूरा रेफरेंस देना पड़ेगा। तो संविधान सभा में जो बात बहस हुई थी, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, अम्बेडकर नामा अगर देख रहे होंगे तो उसमें ये बात सब मैंने बहुत बार ये बात कही। लंबे भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर के एक घंटा तकरीबन उन्होंने भाषण दिया था, उससे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करता हूं। और उसके बाद एक इसी तरह की लाइब्रेरी में, लॉ लाइब्रेरी पुणे की लाइब्रेरी में 1952 में एक शानदार भाषण है कि लोकतंत्र की सफलता के सुनिश्चित शर्तें क्या होनी चाहिए। और वॉइस ऑफ अमेरिका में उन्होंने, वॉइस ऑफ अमेरिका में, अमेरिका का एक चैनल था रेडियो, वॉइस ऑफ अमेरिका में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। 3 भाषण मैंने ढूंढे और उससे वो समझ जाएंगे कि भारत में क्या चुनौतियां और क्या समाधान।
उसमें भविष्यवाणी की बात कर रहे थे। इसमें जो डॉक्टर अंबेडकर 25 नवंबर 1949 के भाषण में जो कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि मैं अपने देश के भविष्य को लेकर चिंतित हूं। मैं अपने देश के भविष्य को लेकर चिंतित हूं। 26 जनवरी 1950 को भारत एक आजाद मुल्क बनेगा, आजाद मुल्क बनेगा। फिर उस आजादी का क्या होगा? क्या हम एक बार उसको फिर दबा देंगे? अरे भाई एक काम करो पिताजी, आप बात करना है तो बाहर चले, डिस्टर्बेंस हो रहा है। साइलेंट कर लीजिए भाई, मोबाइल बाद में बतिया लीजिएगा। उन्होंने कहा कि देश के कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने गद्दारी की देश के साथ, उसकी वजह से हमने आजादी गवाई। कई एग्जाम्पल दे रहे हैं, पंजाब का एग्जाम्पल दे रहे हैं, महाराष्ट्र शिवाजी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तमाम वो एग्जाम्पल्स इस भाषण में दे रहे हैं, डिटेल्स में नहीं जाऊं। कह रहे हैं कि क्या फिर वैसा हो सकता है? क्योंकि जब अंग्रेज से बहादुर शाह जफर तमाम टीम लड़ रही थी, कुछ लोग अंग्रेजों के साथ थे। शिवाजी जब लड़ रहे थे मुगलों से, तो मुगलों की तरफ से कुछ मराठा और कुछ और लोग भी थे, कुछ और डायनेस्टी के लोग थे। तो कह रहे हैं कि जाति और संप्रदाय में बटा हुआ इस देश में क्या हम पुनः वो आजादी गवा देंगे कि जातियों और संप्रदाय के रूप में पुराने दुश्मनों के साथ भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी विचार वाले राजनीतिक दलों की भरमार होगी? इंपॉर्टेंट कहते हैं काशीराम जी ने ना जात जात जोड़ के बहुजन समाज और बहुजन पार्टी बनाया। अब जात जात तोड़ के जातियों का नेता बन रहा है। कोई कुशवाहा नेता है, कोई निषाद नेता है, कोई पासवान नेता है, और समाज के लिए खुश हो जाता है। अब देख लेता है कि 6% वोट इसका, 5% वोट उसका, तो बार्गेनिंग पावर हो गया, भैया हमको ये सीट दे दो, हमको वो सीट दे दो, हमको ये डिप्टी बना दो, हमको कुछ बना दो। वो वही बात कह रहे हैं कि भरमार होने वाली है कि मैं नहीं जानता ये पार्टियां अपने पार्टी के सिद्धांत को बड़ा मानेंगे या इस देश को बड़ा मानेंगे। पार्टी अपने दल के सिद्धांत को बड़ा मानेंगे या देश को बड़ा मानेंगे। यदि उन्होंने अपने पार्टी के सिद्धांत को बड़ा माना तो दोबारा हम आजादी गंवाने के खतरे में आ जाएंगे। आज की गुलामी वो नहीं हुआ कि तोप लेके आएगा आपको गुलाम कर रहे। आज की गुलामी है कि आपको रेवन चश्मा भी पहनाएगा, बढ़िया कार में भी बैठाएगा, बढ़िया कपड़े भी पहनाएगा, लेकिन डर के मारे बोलना नहीं क्योंकि सब बैंक के कर्जे पे है। इसको हम मॉडर्न गुलाम कहते हैं। देखने में नहीं लगा गुलाम, उसके हाथ पांव में जंजीर नहीं रहता। और खास तौर से मैं प्रोफेसर को कहता हूं, बाकी तो जो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं उनका तो एक प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन प्रोफेसर को तो वैचारिक स्वतंत्रता है, लिखने पढ़ने बोलने। अरे वकील लोगों ने जब कोट उतार के राजनीति की तो देश को आजाद करा दिया। सारे आजादी कराने वाले वकील ज्यादातर वकील ही थे, अम्बेडकर भी थे, गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू, सब तमाम उठा के देखिए। मैं प्रोफेसर को ज्यादा ये बात कहता हूं कि जब आप प्रोफेसर क्यों बने? मैं बना, मैंने कभी आईएएस का एग्जाम नहीं दिया, इसलिए बना कि मुझे सवाल करने का शौक बचपन से, नए सवाल खड़े करना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो मैं अपने कलीग से कहता हूं कि अगर प्रोफेसर बन के रिटायर के भाग खा के रिटायर ही बन गए, मर गए, तो तुम्हारे प्रोफेसर होने का कोई मतलब नहीं, ना लिखे, ना पढ़े, ना बोले, कुछ नहीं था। तो ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कह रहे कि संभावना के खिलाफ हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा लड़ने के लिए, और ये वैचारिक लड़ाई है। इसलिए वकील, पत्रकार, एकेडमिशियन, इसकी भूमिका, प्रोफेसर, टीचर्स, इनकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम लोग एक्टिविज्म करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि सब कुछ इस ये लाभ के लिए, वो लाभ के लिए मिल जाएगा। नो, वैचारिक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब आगे कह रहे हैं कि 26 जनवरी 50 को भारत एक जनतांत्रिक देश बनेगा।
कह रहे हैं कि जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या? मैंने पहले कहा ना कि नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, देन डेमोक्रेसी। तो अभी प्रधानमंत्री जी वो 84 एकड़ जमीन में अभी भाषण दे रहे थे तमिलनाडु वाले, याद है आपको? पता, कच्ची कुटी करके एक जगह है, 84 वो जो लंका को 74 में दे दिया गया था, उसमें भाषण दे रहे हैं कि देश की संप्रभुता से समझौता कर लिया। 74 इंदिरा जी के जमाने में ही हो गया था, सेटल हो गया, क्योंकि लंका भारत से पहले अंग्रेजों के कंट्रोल में ही था। छोटा सा 84 एकड़ का जो है टापू, कच्ची टीपू या ऐसे कुछ करके नाम, 30 एकड़ ठीक है। और वही प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहते हैं कि बांग्लादेश को कितना 1000 एकड़ जमीन, 17,000 एकड़। अभी वांगचुक वहां भूख हड़ताल में बैठे थे लद्दाख में, पता होगा। चाइना ने 4,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में जमीन पे कब्जा कर लिया है। 14 के पहले तो लाख आंख ऐसा भाषण होता था, और ये भी कहते थे कि जब टैक्स सेवन का पैसा वापस लाएंगे। देखिए गाय का गाय जो वर्तमान सिस्टम है, देखिए कभी एक बार वकील साहब कह रहे थे कि कभी यहाँ पे घी की नदी नहीं बही कि हम लोग जाके सब एक समान डुबकी लगाए, लेकिन संविधान निर्माताओं ने वो प्रावधान किया था कि जिससे उम्मीद की थी कि जिससे आप बेहतर दशा में आगे बढ़े, और 10 साल में रिवर्स गियर लगा। पहले मैंने इंदिरा गांधी जी पे एक वीडियो परसों बनाया है, जाकर देख लीजिए। 1973 में 2 अगस्त 1973 का एक चिट्ठी है जो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि इस देश में हरिजनों पर, आदिवासियों पर और माइनॉरिटीज पर जानबूझ के हमले कराए जा रहे हैं ताकि सरकार हमारी बदनाम हो। इसलिए मुख्यमंत्रियों को सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि ऐसी कोई भी घटना हो उसको सख्ती से उस पर एक्शन लिया जाए, और इन लोगों के लिए नौकरियां सुरक्षित की जाए। और सुरक्षा अभी बना 3 दिन पहले देखा होगा आप में से किसी ने, 3 दिन पहले बना जी। तो ये सवाल है ना कि वो तो यहाँ डंडे भी पड़ रहे हैं, पहले तो मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते थे, घर पे जाते थे नेता लोग, और अब पिटाई भी लग रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, न थाना में न कचहरी में। सरकार नेता को तो छोड़ी थी। तो ये हमें भी समझना है कि ऐसी स्थिति क्यों आई, ये हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमने ज्यादातर लीडर पैदा ही नहीं, ये डीलर सब पैदा कर दिए। लीडर को आता है ना, केस करना है करो, जेल भेजना है भेजो, पीछे नहीं हटूंगा, और डीलर तक डील कर लेता। तो हमारे समाज में ये समय, मैं अपने ऊपर भी ये बात कह रहा हूं, और जब तक हम अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरों पे उंगलियां उठाना ये काफी नहीं। अगर आज जो सिस्टम है कि आपको लग रहा है देश और लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है, तो इसके लिए उन्होंने 90 साल तैयारी की है भाई साहब, 90 साल तैयारी की। और जमीन में कितने जनरेशन उनको मिले, कितने जनरेशन, तब जाके वो इंडियन रिपब्लिक पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। इंडियन रिपब्लिक में कह रहा हूं, क्योंकि लड़ाई कोट अनकोट हिंदू राष्ट्र नहीं है, कुछ और राष्ट्र है। कहने के लिए आपको भ्रामक फैला देता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मौलवी साहब चले जाएंगे पाकिस्तान में, तो सारा जमीन आप ही लोग को बटेगा। खासतौर से हमारे दलित भाई लोग को रात में सपना आता है कि मौलवी साहब का हवेली में हम ही रहेंगे, और उधर कुछ दलित संगठन कह देंगे ब्राह्मण विदेश भेज देंगे, वहां लगता है कि मठ मंदिर हमारे कभी। अनरियलिस्टिक ड्रीम में मत है, बी प्रैग्मेटिक। वैसा ड्रीम्स पालिए कि जिसको हम अचीव कर सके, जिसको हम प्राप्त कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, जिसका जन्म इस देश में है, वो यही रहेगा, सब यही रहेगा। सवाल ये है कि किन शर्तों पर रहेगा, वो कानून के नजर में एक होगा या नहीं होगा, ये वो प्रशासन के नजर में एक होगा या नहीं होगा, ये है चुनाव। कानून के नजर में एक हो भी सकते हैं आप, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रशासन के नजर में एक नहीं है, तो कानून के नजर में एक रहना भी बेकार है। तो आगे कह रहे हैं कि किसी जमाने में भारत में गणराज्यों, रिपब्लिक्स की भरमार, बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट संघ, ये सब बात कर रहे हैं। 6th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं।
2600 साल पहले, और बाद में जो कई और मालवा यहूदिया रिपब्लिक्स बनी उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ ऑलरेडी सब कुछ सिस्टम था, डेमोक्रेटिक सिस्टम था। लेकिन भारत में ये डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको गवाया, और कह रहे हैं कि लंबे समय से, अब वहां से देख लीजिए मतलब 2500 साल भाई मुस्लिम रूलर्स आए, ठीक है, अंग्रेज आए, तो यहाँ के रूलिंग एलीट उससे समझौता नहीं किया होता था 672 साल कैसे चलता शासन भाई, कैसे? तो जो भी आए बाहर से इन्वेडर उसके साथ मिल के सांठगांठ करने वाले कुछ और लोग थे, अंग्रेजों से भी किया, मुखबिरी भी सीधा। नहीं तो जिनको डाउट है अपना प्रमाण पत्र लेके आए, मैं भी कागज निकालता हूं। तो कह रहे हैं कि चूंकि लंबे समय से यहाँ रिपब्लिक नहीं था, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस नहीं थे, तो भारत जैसे देश को यह फॉर्म नया लग सकता है, यानी कुछ नया हो गया भाई। अभी सरकार जो है, वकील साहब लोग बैठे हुए हैं, अभी क्या नया कानून बदला है जो 1861 वाला सीआरपीसी और आईपीसी है, क्यों बदला है? क्योंकि वो जो है सीआरपीसी जो लॉर्ड मैकॉले लेकर आया यहाँ पर, वह एक तरीके से जो परंपरागत यहाँ की व्यवस्था थी, जो परंपरागत ऊंच नीच छुआछूत और जात के हिसाब से सजा और जात के हिसाब से मेवा, उस पर एक तरह से पहला सिस्टमैटिक प्रहार था, वो एटम बम था। तो इसलिए सारे कुछ बदलने की कोशिश चल रही। किसको? देखिए संविधान, आप अगर समझ रहे हो कि एक दिन घोषणा होगा कि संविधान आज से खत्म कर दिया जा रहा है और आज से आज ये संविधान लागू हो रहा है, वैसा कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि उसके अंदर की आत्मा है वो निकाल दो। अब इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कैसे काम कर रहा है देख लीजिए। कि कचहरी में जब वकालत वकील साहब लोग करते थे, एक ही वर्ड का कैसे इंटरप्रिटेशन करते थे, वो एग्जाम्पल देगा। एक वकील बोलेगा कि भाई मेरे क्लाइंट ने कहा मारो मत भागो, वर्ड भी नहीं है, मारो मत भागो। एक तरफ से वकील साहब बोलेंगे मेरे क्लाइंट ने कहा कि मारो मत भागो, दूसरे वकील साहब से उधर से बोला नहीं हो जो ये नहीं बोले थे, ये बोला था मारो मत भागो। व्याख्या बदल गई, बदल गई। उसी तरीके से संविधान रहेगा और संविधान के प्रावधान खत्म कर दिए जाएंगे, यही है असली चुनौती। पहले आप कहते थे कि कुछ झगड़ा होता था तो कहते थे चलो कोर्ट में देख लेंगे, अब कोर्ट जाने से भी डरता है लोग। किसी चीज को लंबा अटकाना हो, चाहे उल्टा करवाना हो, तो हम लोग कोर्ट नहीं जाते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल बैटल सड़क पे लड़े जाते हैं, तो सड़क पे लड़ लीजिए। तो आजकल कोर्ट जाने से भी डरता है। कह रहे हैं बाबा साहब, लिखे भाषण है, वही कोर्ट कर रहा हूं, वो रेलेवेंट, उसमें सब कुछ समाया है कि नए सिरे से आया हुआ जनतंत्र, डेमोक्रेसी नए तरीके से आया ना, यूरोपियन लिबरलिज्म से, यूरोपियन डेमोक्रेसी से यहाँ पे आया है ना। कह रहे हैं नए सिरे से आया हुआ जनतंत्र अपना बाहरी रूप बरकरार रखेगा, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। बाहर में प्रधानमंत्री जी जाते हैं और कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एक पत्रकार से डर जाते हैं, एकेडमिशियन से डर जाते हैं, जेल में। लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है? वो कांग्रेस पार्टी वाला का अकाउंट सीज कर दिया और अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पता लगा कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाले से भी पैसा लिया हुआ है, जितने हेरा फेरी वाले से पैसा लिया। तो कह रहे हैं कि बाहरी रूप बना के रखें।